वैसे एक बात है। बराक सोचते हुए कहने लगा। हम तीनों में सबसे ज्यादा हबीज कौन है? उसकी बात पे बाकी दो भी सोच में पड़े। नवाला जब आधा मुंह रुक गया। हाथ में पकड़े मशरूब ने साकिन होकर उन्हें देखा। ऐसा करते हैं, मुवज़्ज़ना कर लेते हैं। हम तीनों अपनी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गुनाह बताएंगे और फिर एक नेकी। जिसकी नेकी भारी पड़ी वो सिकंदर। क्या कहते हो? मुझे इस किस्म के फजूल खेल में कोई दिलचस्पी नहीं। कैसे नागवारी से टोका। अम्मी कहती हैं, जो डरता है वो चोर होता है। बराक ने जूस का खून भरते हुए तबसरा किया। मेरी अलबत्ता पुरसोच लगता था। उसके एक हाथ में प्लेट थी और दूसरा हाथ हरकत नहीं कर सकता था। वो बस प्लेट पकड़े बैठा था। उसे खिलाने वाला गैस था, जो जूस का गिलास उसके लबों से लगाने वाला बराक हनीफ था। क्या तुम्हें अब भी इनके जिगरी यार होने पे शक है? सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। मेरी ने फैसला सुनाया। मेरा गुनाह ये है कि कुछ वक्त पहले जब मैं वेनिस गया था तो वहाँ मेरे टूर गाइड ने अपनी बीवी को मेरे सामने थप्पड़ मारे और उसका गला दबाया। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ गई। लड़की ने मुझे चश्मदीद गवाह के तौर पर मुतारफ़ करवाया, लेकिन मैं मुकर गया। मैंने कह दिया मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो एक पल को रुका। पराग ने ताज्जुब से उसे देखा और जूस का गिलास उसके लबों से लगाया। जख्मी स्पीकर ने दो खून भरे गैस से कांटे की मदद से उसे बारबेक्यू का एक टुकड़ा खिलाया। मेरी ने पूरी तरह चबाया, निगला और अब वो बोलने को तैयार था। मैं अपनी ट्रैवल लाइफ पे था। चार्जिस और एक बार रसो ख़ानदान के आदमी का इंतकाम नहीं दाग सकता था। ये था मेरा गुनाह। कुछ पल के लिए तीनों मर्द खामोश हो गए। यहाँ तक कि कांटा भी न उठाया। जूस के गिलास को हवा में मोलिक रहने दिया। एक मिनट का सोख भी था तो मेरी ने एक बार फिर कहना शुरू किया। मेरी नेकी ये है कि जब मैं पिछले साल कोरिया गया था तब एक निस्बतन कम खूबसूरत लड़की को 4 से 5 लड़कियां बुली कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने मिनी स्ट्रेटनर से उसका बाजू भी जला दिया। और तब मैं वहाँ उन सब से लड़ने वाला अकेला आदमी था। वहाँ मैंने मार भी खाई। मुझे काफ़ी गहरी चोट भी आई। उस बुरी लड़की के गार्ड्स मुझसे ज़्यादा तगड़े थे, लेकिन मैंने उस लड़की को बचा लिया था। प्लेट में कांटा बचा बचा कर गोया ताली बजाई गई। उसके दाएं बाएं बैठे मर्दों ने उसकी हौसला अफजाई की थी। अब गैस की बारी। बराक की तोपों का रुख गैस की जानिब हुआ। स्याह आंखों वाले मर्द ने लंबी गहरी सांस ली। कांटे में बारबेक्यू का जरा अटका कर मेरी के मुंह के करीब ले गया। साथ जरा से चावल भी उसे खिलाए। मेरा गुनाह ये है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे बाबा ने कुछ लोगों को डेरे पे बांध दिया था। उनका कसूर ये था कि अब्बा उन 2 आदमियों को मना किया था कि जब डेरे से गुजर रहे हों तो रेडियो पे गाने न लगाया करो, लेकिन वो आदमी पास ना आए। अब्बा ने उनको दरख्त से बांध दिया। सख्त सर्दी का मौसम था और अब्बा ने उन दोनों को ये सज़ा के तौर पे 2 मुलाजिम उनके सर पे खड़े कर दिए, जो उन दोनों पे ठंडा बर्फ़ पानी डालते थे, और 4 पंखे उनके दाएं बाएं चला दिए। अब्बा किसी काम से चले गए और मुझे मेरे छोटे भाई के साथ वहीं छोड़ गए। वो बोलते बोलते रुका। दोनों मर्द मखौफ से उसे सुन रहे थे। गैस से प्लेट में रखे खाने का एक होने वाला मेरी की जानी बढ़ाया। मेरा भाई मुक्तसिम उन दोनों मर्दों को ठठराते देख तालियां बजा रहा था। मैं उस वक्त भी समझता था कि ये जुल्म है, लेकिन अपने भाई की खुशी की खातिर मुलाजमीन को हुक्म दिया कि उनके ऊपर पानी डालते रहें, यहाँ तक कि वो दोनों पे रायता डालो। बोलते हुए गैस की बात मेरी गंभीर ने काटी। वो सादा चावलों के ऊपर रायता डालने की फरमाइश कर रहा था। गैस से रुख बदल कर छोटे बाउल से रायते की 2 चम्मच चावलों के ऊपर डाले। पराग ने मशरूब मेहंदी के लबों से लगाया। खून पड़ने के बाद वो चावलों के लिए मुंह खोले हुए था। अनोखा लाडला। दोनों आदमी अगले दिन तक सर्दी से मर गए थे और मुझे आज भी ये गुनाह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह लगता है। उससे सुसरोही से प्लेट नीचे रख दी। मेहंदी और पराग उसे देख रहते रहे। वो हर्ट था। खैर, मेरी नेकी ये है कि मैंने एक लड़की को जेल जाने से बचाया। मैंने उसका करियर भी बचाया, उसकी इज्जत भी बचाई और उसकी जहनी सेहत भी। थाना सिर्फ इज्जत नहीं, जहनी सेहत भी बर्बाद कर देता है। मैंने उसे बचाया। तुमने वाकई एक अजीम काम किया है, लेकिन तुम्हारे नज़दीक एक लड़की और तुम्हारा उसकी मदद करना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। बुराक अपनी जुबान की खुजली न रोक सका। वो शादीशुदा और मसाइल ज़दा है। बकवास ना करो। कैसे नागवारी से रोका। एक तो आजकल शादीशुदा लड़कियों का सीज़न ही आ गया है। मैं बराक हनीफ हूँ तो अनोखा ही काम करूँगा। तो मैं नेकी से शुरू करता हूँ। मेरी नेकी ये है कि मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड के घर में 4 साल तक राशन डाला। उससे अपने दाएं बाएं बैठे कजिन्स को देखा।
कोई सताइश नहीं। मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड की बहन की शादी का सारा खर्चा उठाया, उसके भाई का एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। गर्दन मोड़ी दाएं बाएं। अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड जिससे मैं कतई मोहब्बत नहीं करता था, उससे झूठ कहा कि मुझे कैंसर है और मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और फिर उसकी शादी एक अच्छे खानदान में करवा दी ताकि उसे एक कदर करने वाला शोहर मिले। बस यहाँ बराक हनीफ की नेकियों ने फुल स्टॉप लगाया, लेकिन उसके साथ बैठे हुए दोनों दोस्तों ने अब भी कोई दाद तहसीन पेश ना की। अब अपना गुनाह बताओ। मेहदी ने फरमाइश की। बराक ने गला तरकिया। चेहरे की रंगत मुतगैर हुई। आंखों के आगे वो गोल चश्मे वाली लड़की आई। सिर्फ वही था जो उन आंखों में चश्मे के बावजूद खुशी और कर्व के रंग देख सकता था। मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, हम दोनों स्कूल से साथ थे, एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते थे, यहाँ तक कि वो कई बार मेरा सर भी फोड़ चुकी थी। कैस जानता था ये किसकी बात हो रही है? उससे वो लड़की याद थी। उसके घर में कुछ मसाइल थे, वो कवर अप बहुत अच्छा करती थी, लेकिन एक दिन एक कमज़ोर लम्हे में उसने मुझे सब बता दिया। वो बहुत रो रही थी, वो हर्ट थी। मैंने उसे दिलासा दिया और ये बात अपने तक महदूद रखने की तसल्ली करवाई, लफ्ज़ों से नहीं, आंखों और एतमाद से। बराक के गले में गिल्टी से ऊपर का मुंह धूम हुई। अगले दिन हमारा एक और झगड़ा हुआ और मैंने उसके सारे राज फाश कर दिए। उस दिन उस लड़की को मुझसे नफरत भी नहीं रही, वो मेरे मामले में बेहिस हो गई। मैंने उस लड़की का इत्मीनान मसूख कर दिया। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, ये गलती नहीं गुनाह था। वो खामोश हुई। हाँ, उसके साथ बैठे मर्द भी खामोश हो गए थे। ये वाकई गुनाह था। फिर बताओ, हम में सबसे ज़्यादा हबीस कौन है? उससे माहौल हल्का फुल्का करना चाहा। कैस और मेरी ने बस एक खामोश और मलामती नजर उस पर डाली थी और फिर बराक हनीफ ने गर्दन झुका दी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वो होली से बड़बड़ाया। थकी हारी सीनिया हकीम अपने कमरे में आई तो एक नई मुसीबत मुंह खोले बैठी थी। उसकी नई रूममेट आज अपना बोरिया बिस्तर लिए कमरे में आ धमकी थी। उसका सामान सामान नहीं था, माली गनीमत का टोकरा था। यहाँ से वहाँ बैग बिखरे पड़े थे, कपड़े जूते मेकअप का सामान, सेल्फी स्टिक, कैमरा स्टैंड, कैमरा लाइट। ये सब बर्दाश्त हो सकता था, लेकिन उसके बेड पे बैठी गप्पे लगाती चार लड़कियां नहीं। हॉस्टल ऐसा ही होता है, हर कोने खुदरे कमरे किचन में 3 से 4 लड़कियां जमा होती हैं। सीनिया की पिछली रूममेट अच्छी थी। हाँ, वो ड्रग एडिक्ट क्रिमिनल अच्छी थी। रात के 10 बजे आती थी, सुबह के 10 बजे से पहले गायब हो जाती थी। चौखट पे खड़ी सीनिया बेबसी से अपने कमरे में बैठी उन लड़कियों को देख रही थी जो हाथ उठा उठा कर बोल रही थी, अरे जीनिया, तुम आओ ना। मनाहिल नामी उसकी रूममेट चेक कर रही थी। जीनिया बदसतूर दरवाजे पे जमी रही। मैं तुम्हें याद हूँ ना? अरे, जिस दिन तुम आई थी हम मेस में मिले थे। उसके बाद मेरा एक शूट था लाहौर में, मैं बिजी हो गई थी। आ जाओ बातें करते हैं। वो ज़्यादा खुश अखलाक थी या फिर जीनिया बद अखलाक? ये मेरे पढ़ने का वक्त है, क्या तुम प्लीज़ बाहर जाकर पार्टी कर सकते हो? लगी लिपटी उससे पहले कप रखी थी जो अब रख थी। मनाहिल ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हूँ। मैं इस वक्त अपने शूट का किस्सा सुना रही हूँ, वो शूट जो मुल्क के एक बेहद मशहूर फैशन ब्रांड के साथ हुआ था। क्या तुम मुझे जानती भी हो? आखिर उसे गुमान हुआ कि जीनिया शायद उसकी मकबूलियत से वाकिफ नहीं है। मनाहिल शेख, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है, जिसके टिकटॉक पे 9 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 2 लाख और इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोअर्स। चौखट पे सीनिया के पीछे खड़ी शेजल सैमसन मुस्कुराते हुए कह रही थी। हाथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क का कार्टन लिए वो आगे बढ़ आई। सीनिया ठहर कर उसे देखती रही। मनाहिल के कंधे छोड़े हो गए थे। मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा था, तुम्हें जो ट्रीटमेंट दिया क्या वो तो किसी मलका जैसा था। तो मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सब बताओ, आज रात हम यही बात करेंगे। वो बेड पे आलती पालती मारे बैठ गई। सीनिया ने उसे तापती थी नमसरों से देखा था, लेकिन आज वो अपने 1,500 का इंतकाम लिए बगैर यहाँ से उठने वाली नहीं थी। सीनिया ने हाथ में पकड़े मोबाइल पे तेज तेज कुछ टाइप किया। शेजल के मोबाइल पे सीनिया के टाइप शुदा अल्फाज टकमकाए। मेरे पढ़ने का वक्त है, ये तमाशा बंद करवाओ। तुम जानती हो ना ये लड़की कौन है, इससे लड़ना क्या है। मैं इस तमाशे में ही खुश हूँ। उसके लंबे नाखूनों वाली उंगलियों ने फौरन जवाब लिखा। ये लड़की अगले 3 घंटे खामोश नहीं हो सकती, तुम इसे कैसे बर्दाश्त करोगी? मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, ये चाहे अगली 3 सदियाँ बोलती रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जीने ने मोबाइल से नजरें उठाकर उस चीट को देखा
जो मनाही की बातों पे मसूई मरूब नजर आती थी। तुम क्या चाहती हो? यकसरतरी मैं से शेसिल के पास उड़कर पहुंचा। तुमने मेरी कहानी बर्बाद कर दी। मैं आज रात तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद करना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें इससे ज़्यादा आला और सच्ची कहानी सुनाऊँ तो? उन दोनों की नसें बाह्यक वक्त एक दूसरे से मिली। सीनिया मुस्कुरा रही थी। शेसिल उसे देखकर मुस्कुराई। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने उस ड्रग्स के बैग को क्यों साथ रखा? कुछ देर बाद वो दोनों लॉन में बैठी थी। लड़कियों का एक टोला उनसे जरा फासले पे था। कुछ किताबें लिए बैठी थी, कुछ के हाथों में मोबाइल फोन्स थे। इंसान का हाल उसके माजी से जुड़ा होता है। वो एक अमल जो हमें गैर ज़रूरी, अजीब या फिर बहुत बुरा लगता है, वो दरअसल इंसान अपने माजी से खौफसदा या फिर इंस्पायर होकर करता है। माजी बीत जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर एक ट्रिगर बटन छोड़ जाता है। जब हम अपने हाल में अपने ही माजी में हुए किसी वाक़ये का अक्स देखते हैं, तो हमारा रद्द-ए-अमल वो होता है जो हमने माजी में किया हो और उसने हमें बचा लिया हो, या फिर वो जो हमने माजी में किया हो और आज उसे आजमा कर देख लेना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। तरीक दानों को बुलाकर हासिल क्यों आना चाहिए था कि शेसल सैमसन ने इतनी लंबी बात कही थी। सीनिया चुपचाप उसे देखती रही। शेसल ने खनकार कर उससे अपनी जानी मतवजा किया। कहानी शुरू करो सीनिया हाकिम। गंभीर महल पे आज तारीकी का राज था। मकसूद गंभीर का स्याह और सफ़ेद कमरा आज अपने सीने पे दो नफूस की मौजूदगी लिए हुए था। मकसूद गंभीर बेड से टेक लगाए हुए थे। गैस उनके सामने बैठा था, जरा फांसे पे, उस स्याह रिक्लाइनर पे। अपने चचा से वो आज उतने दिन बाद मिल रहा था। उन्होंने गैस को अब्दुल्ला पुकार कर उसका दिल दुखाया था, लेकिन वो उसका खानदान थे। गैस उनसे लड़ नहीं सकता था, ज़्यादा अरसा नाराज नहीं रह सकता था। आप दवाई नहीं ले रहे चचा, जानते हैं सेहत के लिए कितना खतरनाक है। इस तरह मोहब्बत से बात मत करो मुझसे। वही लहजा, वही तंज, वही बदगुमानी वापस लाओ। जब उसे दिल से नहीं निकाल सकते तो दिल में छुपाओ भी मत। गैस से गहरी लंबी सांस ली, अपनी जगह से उठकर आया और उनकी साइड टेबल पर रखी दवाइयों के पत्ते उठाए। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो गैस। मैं नहीं जानता तुम खुद को कहाँ फंसा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। उससे चंद रंग बिरंगी गोलियां निकालकर उनके हाथ पे रखी। तुमने एक लड़की को अपने घर के खुफिया रास्तों के राज दिए हैं। तुम्हारे घर में मंशियात के थैले पड़े हैं। तुमने सिर्फ एक हॉस्टल की लड़की के मुस्तकबिल के लिए अपने हाल में मसाइल खड़े कर दिए हैं। तुम ना उस लड़की का मुस्तकबिल, ना मेरा हाल। मैंने जो कुछ भी किया अपने माजी के ज़ेर असर आकर किया। उससे खोखले लहजे में उनकी बात काटी। इंसान और उसका माजी हमेशा साथ रहते हैं। कभी माजी हावी हो जाता है और कभी इंसान। उस रोज़ मेरा माजी मुझ पर हावी हो गया था। जिन लोगों ने मसाइल देखे हों वो अपने जैसे लोगों को बचा लिया करते हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं, मसीहा था। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। मैं यहाँ आते वक्त मासूम था। इस शहर ने मुझसे मेरी मासूमियत छीन ली। मैं इसे किसी और की मासूमियत छीनने नहीं दे सकता था। कई साल कबल का जिक्र है। माजी का गैस 16-17 बरस का था। उसके बाप की कत्ल, खानदान की मौत को चंद माह बीत चुके थे। इस्लामाबाद आए हुए उससे 3 दिन से ऊपर हो चुके थे। उसके बख्तियार चचा जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और दूसरे पर वक्त इलाज न होने की वजह से मासूर हो चुके थे। अस्पताल के बिस्तर पे पड़े उसके चचा उसकी मदद के मुंतज़िर थे। वो शहजादा था। सारी जिंदगी आसपास मुलाजिम लोग, चाकरी, रुपया पैसा देखा था। आज हालात जिंदगी उसे अजीब डगर पर ले आए थे। वो इस वक्त अपने शराकतदार के घर में बैठा था। उसकी हालत खराब थी। कपड़े मिल चक्के से, घुंघराले बाल बिखरे हुए, चेहरा सता हुआ और कई दिनों की थकन का मारा। उसकी आंखों के नीचे हल्के थे। आंखें बार बार गीली हो रही थीं, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ रहा था। दाईं टांग इस शराबी कैफियत से झुलाते हुए वो किसी के इंतजार कर रहा था। बिलाखिर उसका इंतजार खत्म हुआ था। उसके सामने दो मर्द आकर बैठे। उनकी उम्रें 45-46 के हिंद से कुछ ऊठी थीं। चेहरे पे फिक्रमंदी और ठाठ शहनशाहों वाले थे। ये उसके बाबा के साथ कारोबार में शरीक थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद गैस मुद्दे पे आया था। खालिक साहब, मैं आपसे अपने बाबा के हिस्से से कुछ रकम लेने आया हूँ। उसने सोफे पे आगे को होकर बात का आगाज़ किया। दरअसल मेरे चचा बहुत बीमार है और इस वक्त हम पे एक बुरा वक्त आया है। न चेकबुक, न बैंक बैलेंस। इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं ना? उसे ठहर कर तायद चाहिए। खालिक साहब ने संजीदगी से हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने को कहा और उसकी हौसला अफजाई की।
बस 1 डेढ़ साल बाद मैं अपना कारोबार खुद चला सकूंगा, लेकिन तब तक के लिए वो आपके पास है। मुझे बस कुछ रकम चाहिए, कारोबार के मुनाफे से हमारे हिस्से की रकम। खालिक साहब मुस्कुरा कर आगे हुए। कैस के हाथ पे अपना हाथ रखा। वो चंद माह पहले यतीम हुआ था। यूं किसी की मोहब्बत मिलना, यूं इत्मीनान मिलना, ये सब नेमत लग रहा था। चंद पल बाद उसके सामने चाय और ढेर सारे लवाजमात रखे थे। चंद कागज़ के टुकड़े भी, जिनमें कैस के बाप और चचा के साथ होने वाले मुआहदे थे। वहाँ हर हर सफ़े पे यही लिखा था कि अब्दुल्ला ज़मान अपने वालिद और चचा की गैर मौजूदगी में सारे कारोबार का वारिस है। फिर चाहे उसकी उम्र 16 वर्ष हो या 60, उन दोनों मर्दों ने उसकी हौसला अफजाई की, उसे अच्छा खाना खिलाया, पैसे दिए, साथ का यकीन दिलाया। और कैस उन वक्तों में मासूम हुआ करता था। वो उन दो लोगों पे भरोसा कर गया। इस पैदल चलकर आने वाले को वापसी में गाड़ी में सवार करके भेजा गया था। मारे तशक्कुर के एहसास की कैस का दिल भारी होने लगा। हॉस्टल की लॉन में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी सीनिया हाकिम की नज़रें दूर आसमान को तकती थीं। सीने में जलन का एहसास होता था। वो बहुत बुरी तरह हर्ट नजर आती थी। मेरी एक दोस्त थी। काफ़ी वक्त बाद वो हल्के लहजे में बोलना शुरू हुई। हम दोनों के दरमियान कुछ हुआ था जिसकी वजह से हम अलग हो गए, लेकिन वो उसकी खबर रखा करती थी। उसकी सालगिरह पे हर दफ़ा एक गैर शनासा नंबर से उसे मैसेज करती थी। हमारे दरमियान फासले थे, लेकिन हमारे दरमियान नेक नीति भी थी। बड़े शहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। मासी में दूर कहीं सीनिया हाकिम के संजीदा चेहरे पे इस वक्त जोश सा था। वो टीवी के सामने बैठी अपना पसंदीदा शो देख रही थी। वक्फे के दौरान उसने चैनल बदलना शुरू किया और उस लम्हे उसकी आंखों ने एक मंजर देखा। पुलिस ने लाहौर के एक निजी हॉस्टल में बहुत बड़ी तादाद में मंशियात बरामद की थी। सीनिया के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए ऐसी खबर नहीं ना थी, लेकिन जो चेहरा उसके सामने था, वो बाजू जिन्हें लेडी एहलकार अपने बाजुओं के नरखे में लिए जा रही थी। सीनिया उस मंजर को सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। वो रोती नहीं थी, उससे रोना कमजोरी लगा करता था, लेकिन उस रोज़ टीवी पे उन मनासिर को देखते हुए उसकी आंखें कब नम हुई और कब उनसे आंसू रवा हुए उसे मालूम ना हो सका। रिपोर्टर गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, लेकिन सीनिया के कान सुन थे। 2 दिन कबल लाहौर के निजी हॉस्टल में रहने वाली अमना ताहिर, जो कि बैरिस्टर समीउल्लाह ताहिर की बेटी थी, उनके जूस में किसी ने ड्रग्स मिला कर दिए थे। डोज इंतहाई होने के सबब अमना ताहिर मौके पे जाम भाग हो गई। तलाशी लेने और तफसीलात लेने पे मालूम हुआ कि अमना ताहिर की अलमास गौहर से चपकुलेश थी, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी बार एक दूसरे से नफरत का इजहार कर चुकी थीं। लेकिन किसी की ज़िंदगी से खेल जाना ये कोई मामूली झगड़ा नहीं बल्कि जुर्म है। बलूचिस्तान के शहर गवादर से ताल्लुक़ रखने वाली अलमास गौहर के कमरे से मंशियात की एक भारी मिकदार बरामद हुई है। जूस का खुला पैकेट और उन दोनों चीज़ों पर अलमास गौहर के फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उस वाक़े से चंद रोज़ पहले अलमास से मुझे कॉल की थी। उसके कल सहारत से कई स्टूडेंट्स उससे तासुब रखने लगे थे। उससे कहा था, हल निकालो सीनिया, क्योंकि तुम्हारे पास मसाइल से पहले हल आते हैं। मैंने उससे कहा था, जहन्नुम में जाओ अलमास। मैंने माजी में एक अलमास की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैंने मुस्तकबिल में कई अलमास बचा ली, लेकिन मुझे उससे नहीं कहना चाहिए था, जहन्नुम में जाओ अलमास। उसकी नसें हला में जमी थीं, आंखें खाली खाली थीं। उन दिनों बशर लाहौर में ही पढ़ा करता था। वो जिद करके उसके साथ लाहौर चली आई थी। अब्बा ने लाख बुरा भला कहा, बशर ने लाख मना किया, लेकिन वो दिल की गिल्स के हाथों मजबूर थी। जेल जेल एक जगह नहीं होती, जहन्नुम होता है, ज़मीनी जहन्नुम, जहाँ झुलसना होता है। जालीदार दीवार के पार सीनिया हाकिम उसे देख सकती थी। वो जो उसकी दोस्त थी, जिसे सीनिया ने खुद छोड़ा था, उसकी हालत बयान से बाहर थी। एक हाई प्रोफाइल केस में उसे सिर्फ इसलिए फंसा दिया गया था कि चंद बिगड़े अमीर बच्चों के हाथों बुली होने की बजाय उससे अपने लिए आवाज़ उठाई थी। अमना ताहिर कत्ल नहीं हुई थी, वो एडवेंचर नामी बला के मुँह का निवाला बन गई थी। उसे ड्रग्स ज़बरदस्ती नहीं दी गई थी, उसे बहादुरी साबित करने को, चंद लड़के लड़कियों की शय पे खुद को अजीम और नाकाबिले तहसीर साबित करने को, ये सफ़ेद सरात खुद अपने हालत में उड़ेले थे। तुम यहाँ से निकल आओगी अलमास, तुम, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं, वो थलासा देते खुद ही खामोश हो गई। आंखें भर भर रही थीं। अलमास के चेहरे पे ढेर सारे नील थे।
आंखें हुई थी। उससे बेतासुर निगाहों से जाली के पार सीनिया को देखा। उसके हाथ में सूख टेलीफोन था। सीनिया को उसकी आंखें अपने अंदर करती महसूस हुई। तुम सीनिया हाकिम, तुम एक घटिया दोस्त हो। अल्फाज से के चावक जीनिया की रूह पे जख्म पड़े। तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि तुम्हें लगा मुझे तुम्हारे राज मालूम हो गए और मैं उन राजों से पर्दा उठा दूंगी। लेकिन शायद तुम नहीं जानती थी कि तुमसे दोस्ती से पहले ही मैं तुम्हारे राज जानती थी। जाली के पार उसका चेहरा धुंधला होने लगा। सीनिया की आंखें भर रही थीं। फोन पे गिरफ्त ढीली पड़ी, वो साकिन रह गई। मैंने कई बार तुम्हें कॉल्स की, मैंने कई बार तुमसे मिलना चाहा, कई बार अपनी सच्चाई बतानी चाही, लेकिन तुमने नहीं सुनी क्योंकि तुम सिर्फ अपना सोचती थी। तुम खुदगर्ज हो सीनिया। ऐसे लोग दोस्ती नहीं, जरूरत पूरी करते हैं। वो बोलते बोलते ठहर गई। तुमने मुझे पहले भी अपने लिए छोड़ा था, तुम आज यहाँ भी अपने लिए आई हो। जीनिया की आंखें शाखी अंदाज से फैली। तुम अपने लिए आई हो? हाँ, बस अपने लिए, ताकि तुम गिल्ट से निकल सको। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो सैनी? ये खुदगर्जी तुम्हें ले न डूबे, ये तुम्हें अकेला कर देगी। जाली के पार सो फोन हाथ में लिए वो कह रही थी, लेकिन सीनिया की समातों पे सच का थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि कई पल वो अपनी जगह जामिद रही। स्याह आंखों वाला शख्स बेड के एक कोने पे बैठा था। उसकी आंखें खिड़की पे जमी थी। वो कहीं दूर था, बहुत दूर। इस शहर ने, इसके लोगों ने मेरे साथ दगा किया। हम छोटे इलाकों से आए लोग यहाँ मुस्तकबिल बनाने आते हैं और ज़िंदगी खराब करवा कर चले जाते हैं। जब इंसान के साथ धोखा होता है तब वो दो तरह का रद्द-ए-अमल देता है। पहला, वो सेंट बन जाता है, सारी उम्र लोगों को धोखा खाने से बचाता है। और दूसरा, वो एक पल को रुका, आंखें जख्मी हुई। वो सरापा धोखा बन जाता है। बात झूठ, वादा फरेब, अमल दगाबाजी, संगत फरेबकारी। मैं ऐसा बन गया हूँ। मुझे धोखा मिला और मैं धोखे से बड़ा धोखा बन गया। मैं उस लड़की की सैनिटी बचाना चाहता था जिससे अब मेरी बचाई जानी चाहिए थी। मेरे लिए कुछ सेवियर नहीं आया। कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। 16-17 बरस का वो लड़का गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठा था। उसे अस्पताल से कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। अपने छोटे मोबाइल पे वो हर 2-3 मिनट बाद अपने चचा का हाल अहवाल पूछ लेता। दफातन गाड़ी एक झटके से रुकी। वो पुलिस का चेकअप पॉइंट था। ड्राइवर उतर कर नीचे गया। दोनों अतराफ ऊंचे लंबे दरख्त थे। सड़क कुशादा थी। पुलिस के अफराद अब ड्राइवर से बात कर रहे थे। गैस बेसब्री से बाहर देख रहा था। उसे इस किस्से के ख़त्म होने का इंतज़ार था। यकदम जैसे उसे खतरे की घंटी मौसूल हुई। पुलिस गाड़ी की चेकिंग करने आने लगी थी। उसकी जाने से दरवाज़ा खोला गया। बाजू से पकड़कर एक तनुमंद से पुलिस वाले ने उसे बाहर निकाला। 2 एहलकार उसे जकड़ चुके थे। गाड़ी की डिक्की से एक बैग निकाला जा चुका था। असला, गैर कानूनी असला, जुर्म, सजा, थाना, हथकड़ी। कैस सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था। उसके साथ धोखा हुआ था। बैग में पैसे नहीं, असला था। पुलिस वाले उसे घसीट कर ले जा रहे थे। वो मुसलसल चिल्ला रहा था, अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन कोई उसे नहीं सुन रहा था। सर, प्लीज़ सर, मेरी बात सुने सर। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरा नहीं है। इन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे चचा अस्पताल में है, मेरे घर में छोटे कज़न है। प्लीज़ मुझे जाने दें। वो सलाखों के पार से मुसलसल चीख रहा था। उसका गला दुख रहा था। उसे शिद्दत से प्यास लगी थी, लेकिन इस वक्त उसे बस अस्पताल जाना था जहाँ उसके चचा थे। सर, मुझे ट्रैप किया गया है। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बात सुने खुदा के लिए। चीख चिल्ला कर बिलाकर वो एक तरफ बैठ गया। वो थक रहा था। उसे रोना आ रहा था। 16-17 साल वो उम्र नहीं होती जिसमें थाने के चक्कर काटे जाएं, जिसमें आधे खानदान को फौज की तरह अपने कंधों पे लादा जाए, जहाँ अपने भूख प्यास भूलकर घर में मौजूद अपने से छोटे चचा साधों की फिक्र की जाए। थाने की कोठरी में दीवार से टेक लगाए वो उकड़ू बैठा था। बाल माथे पे गिरे थे। नोमर चेहरे पे परेशानी थी, थकन थी। सख्त गर्मी के दिन थे। उसका जिस्म झुलस रहा था। कई पल यूं ही हिम्मत हार कर बैठने के बाद उठा था। ये वो वक्त था जब उससे महल का सबसे मजबूत सतून बनने की ठान ली थी। सर, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। प्लीज़ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो बैठी हुई आवाज़ में पुलिस वालों को अपनी जानी मुतवज्जा कर रहा था। एएसआई किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। कैस जानता था यह काम उसके लिए लिए जा रहे हैं।
चंद पल बाद कुछ पुलिस वाले उसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। कैस का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। वो जानता था अब उसे क्या करना है। वो जहाँ से आया था वहाँ उसे सरदारी देखी थी, लोग देखे थे, सजाएं देखी थी, लेकिन अपने लिए हमेशा तख्त देखा था। पुलिस वाले उसे जानवरों की तरह मार रहे थे। उसकी चीखें दिल दोस्त सी। कोई किसी जानवर को भी इस तरह से नहीं मारता होगा जिस तरह वो एक नौउम्र लड़के को मार रहे थे। वो मार खा रहा था, जानता था कसूर नहीं है, लेकिन वो बस पिट रहा था। जानवरों की तरह मार खाते हुए वो कितना बड़ा जानवर बनने वाला था ये किसी को इल्म नहीं था। कोई उसे ठुड्डा मार था तो कोई बाहरी हाथ के थप्पड़, बस चलता था तो बेल्ट से मारते थे। वो इंसान था, चाहे जितना मजबूत सही, जख्म उसे कराने पे मजबूर करते थे। अंधा सिस्टम, खोखला कानून, लंबे हाथ, सब चुपचाप बेबसी से तमाशा देख रहे थे। उसे मारते हुए उसकी वीडियो बनाई जा रही थी। वो नहीं जानता था उसका मकसद क्या है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। उल्टा लटका कर जब उसकी टांगों पे डंडे मारे जाते थे तो उसकी रूह तक तड़प जाती थी। कुछ ही पल में उसकी पीठ पे कहीं कभी ना मिटने वाले निशान थे, सिर्फ बदन पे नहीं, रूह पे भी। रस्सी खोली गई, वो धड़ाम से फर्श पे गिरा। उसके चेहरे पे नील थे, तपता फर्श, जिस्म पे लगे जख्म मसीह चला रहा था। वो दर्द से धोरा होकर मुंह से खून थूक रहा था। आंखें अध खुली थीं, ज़हन मुकम्मल बेदार, वो ज़हन जिसमें आज शैतान बसेरा कर चुका था। खुदा की कसम, मैं वक्त का फ़िरौन बनकर वापस आऊँगा। खुदा की कसम, मैं तुम सबको जिंदा जलाऊंगा। मेरा इंतज़ार करना, यानी अपने जवाल का इंतज़ार करना। वो धीमी हल्की मुर्दा आवाज़ में वो बड़बड़ाया था। दर्द शदीद था, उस पर गशीदारी होने लगी। बाहर से एक बार फिर आवाज़ें आने लगी थी। शायद डील हो गई, शायद ना हुई। कुछ वक्त बाद उससे दो पुलिस वालों को वापस अंदर आते देखा। वो उसे ठुड्डे मार रहे थे। फिर उन्होंने गैस को लकड़ी के तख्ते पे उल्टा लिटाया। उससे मजम्मत की सक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़े ही लम्हों में उसकी बरहाना पीठ पे नमक मिर्च से मिला हुआ पानी डाल रहे थे। ताज़ा ताज़ा जख्मों पे जब नमक और मिर्च का पानी लगा, गैस उस तख्ते पे बेदम हो गया। उसके हलक से चीख तक न निकल सकी। उसे लगा वो मर गया है। वो कोठरी, वो जलन, गैस अगली 7 जिंदगियों तक नहीं भूल सकता था। वो अगर कहता था जहन्नुम उसके लिए नहीं नहीं है तो सच कहता था। अगले कई घंटे तक वो दर्द से कराहता रहा। उसके जख्म चल रहे थे, उसे प्यास लग रही थी, भूख अब मिट चुकी थी। 2 मज़ीद दिन वो इस जहन्नुम में रहा था, उसी तरह का टॉर्चर और अरसा सहने के लिए। 2 दिन बाद वकील उसकी जमानत करवा कर ले गया था। गैस उन 3 दिनों को 3 जिंदगियों तक भूलने वाला नहीं था। आसमान पे टमटमाते सितारे अब मध्यम होने लगे थे। चांद की रोशनी सीने के चेहरे पे पड़ रही थी। उस रोज़ नैनतारा ने मेरे यंगर सेल्फ को ट्रिगर किया था। मैं एक बार फिर माजी में थी। इंसान 2 एराज में रहकर फैसला करता है, एक मुस्तकबिल का खुशनुमा ख्याल, दूसरा माजी का ट्रॉमा या फिर हील हो चुका सहम। इंसान कभी भी हाल में रहकर फैसला नहीं करता, हाल सिर्फ अमल करता है। फैसले का इख्तियार उसे कभी मिला ही नहीं, मुझे भी नहीं मिला। उस रोज़ तुम सबको मैं बेवकूफ़ लगी होंगी, लेकिन मैं नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। तुम मेरा इत्बार करो, मैं प्लीज़ मेरा इत्बार करो। हमारी बेबसी के उसके अल्फाज उसके हलक में रह गए। अलमास उसे बेतासर नजरों से देख रही थी। मुझे यहाँ से मैं खुद भी नहीं निकाल सकती। तुम तो फिर तुम हो सीनिया, तुम जानती हो तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। तुम्हारे पास मसाइल से पहले हल आते हैं, लेकिन मसाइल के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। तुमने कभी मसाइल का सद्भाव नहीं किया। तुमने हमेशा उनके आने पे बंद बांधा है, बंद टूट चुका है। उसका लहजा रोबोटिक था, आंखें जज्बात से हाली। मुलाकात खत्म होने वाली है, जैनी जल्दी करो। बशर ने उसकी खूनी हिलाई। जीनिया सुन खड़ी थी। तुमने मेरे साथ जुल्म किया, मैंने खुद अपने साथ जुल्म किया। हमारी दोस्ती में खेल तुम शुरू करती थी, बस साथ तुम पे जाती थी, मोहरे तुम तरतीब देती थी। मैंने उस रोज़ भी तुमसे कॉल करके कहा था बस साथ बचाने का वक्त है, लेकिन तुमने कहा था जहन्नुम में जाओ अलमास। जो इंसान अपने मसाइल से खुद नहीं निकल सकता, फिर मसाइल का फ़र्ज़ है कि उससे निकल ले। तुमने सही कहा था। फ़ोन पकड़े हुए सीनियर का हाथ शल हो गया था। वो सांस रोके खड़ी थी। मेरे मसाइल ने मुझे निकल लिया। तुमने कहा था जहन्नुम में जाओ, मैं जा चुकी। बस अब एक काम करना,
अगर कोई और अलमास को और तुमसे मदद मांगे तो उससे ये मत कहना कि जहन्नुम में जाओ अलमास। उससे फ़ोन रखा और बगैर कुछ कहे स्टूल से उतर गई। जीनिया हकीम ने कई साल उस मुलाकात को एक ट्रेजेडी और नाइटमेयर की तरह याद रखा था। मैंने उस रोज़ उस थाने से निकलते हुए एक अहद किया था कि मैं एक मॉन्स्टर बनूंगा। उसकी ज़मानत हो गई थी। अब वो अपनी चीज़ें वापस उठा रहा था, वही मिलकजा लिबास जिस पे अब खून के धब्बों का इजाफा हो चुका था। चेहरे पे संजीदगी थी, आंखें खाली, अलबत्ता गर्दन अब भी उठी हुई। एसएचओ की मेज़ पे रखे उसके सामान में एक चीज़ गायब थी, उसके बाप की दी हुई घड़ी। कैसे सपाट नसें उठाकर सामने बैठे हैदर नामी एसएचओ को देखा, फिर उसकी गलाई में बंधी घड़ी को देखा। चंद पल वो उसे देखता रहा, जख्म अब भी चल रहे थे। मैं अपनी मासूमियत आज इस थाने में छोड़कर जा रहा हूँ। आने वाले वक्तों में तुम एक मॉन्स्टर से मिलोगे। मैं वक्त का फ़ारौन बनकर लौटूंगा। मुझे याद रखना, हर चोर डाकू कातिल है इश्तिहारी यहाँ से जाते वक्त यही कहता है। हर एक की बात पे कान धरने लगूं तो कल वर्दी उतार कर सड़क पे बैठूंगा। कैसे दोनों हाथ मेज़ पर रखे और उसकी जानिब हल्का सा झुक गया। बात यही है कि वो थे ही चोर कातिल इश्तिहारी मुजरिम। मैं मासूम था, मैं आम था। मुझे याद रखना, ये घड़ी रखो तुम, वक्त गुजरने का एहसास होता रहेगा। उसने दोहराया, फिर अपना सामान उठाया और पलट गया। अफसर महसूस सा उसे जाते हुए देखता रहा। यहाँ से कैस गंभीर की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ था। उस रोज़ मैंने खुद से वादा किया था, मैं आगे जाकर किसी अलमास को और को नहीं बचाऊंगी। शेजल ने झटके से गर्दन उठाकर उसे देखा। हाँ, मैं किसी अलमास को और को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि अगर आप मसाइल से निकल नहीं सकते तो मसाइल का हक है कि वो आपको निकल ले। वो पूरी यकीन अंदाज से बोली। वो नैनतारा से मार खा रही थी, फिर वो घर से भाग रही थी, उसके चेहरे पे जख्म थे। वो अनजान शहर की गलियों में अंधाधुंध भाग रही थी। पुलिस उसका ताक़ुब कर रही थी, लेकिन वो मरकर भी उस बैग को किसी के हवाले नहीं कर सकती थी। हाँ, वो अलमास घोर को नहीं बचाएगी, क्योंकि वो इन मसाइल से निकलने के लिए किसी और को ढूंढ रही थी। वो उस अलमास को बचाएगी जो आने वाले तूफान से बेखबर होगी। वो सीनिया हाकिम थी। उस रोज़ थाने से निकलकर वो मासूम ना रही तो मॉन्स्टर भी नहीं बनी थी। मैं उस लड़की को हर बार बचाऊंगा। मैं उसे अपने घर के खुफिया रास्तों से लेकर राज भी दूंगा। मैं उसके सामने ढाल भी बनूंगा, उसके लिए मासूम भी और मॉन्स्टर भी, क्योंकि वो मेरा लेसर वर्जन है। मैं बुरा नहीं था, मुझे बुरा बनाया गया, लेकिन गैस वो आखिरी बुरा होगा, बस अब और नहीं। वो कहते हुए अपनी जगह से उठा था। मकसूद उसे खामोशी से देखते रहे। वो जानते थे अब अगर गैस उसका सेवियर है तो दुनिया की कोई ताकत उस लड़की को गिरने नहीं देगी।